हेलो यूट्यूब, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को। यहाँ पे आपको डेली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। आज का जो टॉपिक है वह डार्ट प्रोग्रामिंग के ऊपर कि डार्ट प्रोग्रामिंग क्या है, डार्ट लैंग्वेज क्या है बेसिकली, और उसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं अगर हमें डार्ट प्रोग्रामिंग में कि आप डार्ट प्रोग्रामिंग की हेल्प से कोई भी एप्लीकेशन बनानी है तो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चल रहे हैं यहाँ पे गूगल पे, यहाँ पे सर्च करते हैं डार्ट। तो यहाँ पे हमें ऑफिशियल साइट इसकी मिल जाएगी, यहाँ पे डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे आपको जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी डार्ट के बारे में वो सारी की सारी यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना होगा, डार्ट प्रोग्रामिंग में कोई भी प्रोग्राम बनाना होगा तो सबसे पहले इसका एसडीके हमें सेट करना होगा। तो एसडीके यहाँ पे सेट करना होगा अपने सिस्टम में, तो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। हम डार्ट प्रोग्रामिंग को किसी प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं, विंडोज में, लिनक्स में, मैक में। तो अलग अलग के लिए अलग अलग यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए हम इस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन भी इसे यूज कर सकते हो। तो इसके लिए हमें डार्ट पैड यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो डार्ट पैड डॉट डेव नाम के यहाँ पे एक साइट मिल जाएगी। तो यहाँ पे ऑनलाइन भी हम क्या कर सकते हैं, डार्ट प्रोग्रामिंग का कोड लिख सकते हैं और इसे ऑनलाइन यहाँ पे रन कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन करना होगा तो पहली चीज ये एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट ये चाहिए होगा, और दूसरा एक आईडीई चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे रेफर कर सकता हूँ, करूंगा आपको विजुअल स्टूडियो कोड। ये वन ऑफ द बेस्ट आईडी है, इसको आप यूज कर सकते हो। आप इसे किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, इसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। तो और अगर हमें पढ़ना होगा डार्ट प्रोग्रामिंग के ऊपर तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं डार्ट ट्यूटोरियल्स। आपको साइट मिल जाएगी यहाँ पे, ये वाली tutorialspoint.com। यहाँ पे जाकर आप डार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं, जिससे इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हम वन बाय वन भी इन पे हम सीखेंगे कैसे यूज कर सकते हैं। आप अगर खुद से भी पढ़ना चाहते हो तो इस साइट पे आके यहाँ से पढ़ सकते हो। ये वेरी यूजफुल साइट है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन से। डार्ट क्या है? डार्ट एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब रहता है कि आप डार्ट प्रोग्रामिंग को हर जगह यूज कर सकते हो। मोस्टली इसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने में, वेब एप्लीकेशन बनाने में, जो आईफोन में जो एप्स होती हैं उन बनाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगी, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं ओवरव्यू। तो हम चलते हैं यहाँ पे डार्ट प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट पे कि आपको डार्ट प्रोग्रामिंग के लिए कैसे कैसे एनवायरनमेंट सेट करना होगा अपने सिस्टम का। तो मैंने आपको बता दिया। आप ऑनलाइन अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो डार्ट पैड का भी यूज कर सकते हो। ये आपका यहाँ से भी लिंक मिल जाएगा, आप सिंपल डार्ट पैड सर्च करोगे तो ये चीज यहाँ से भी मिल जाएगी। नेक्स्ट चीज इसमें है कि अगर आप ऑफलाइन या अपने सिस्टम पे करना चाहते हो तो आपको एसडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपको एक आईडी चाहिए होगा। तो आईडी के लिए आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हो। मैंने आपको एक सजेस्ट कर दिया है यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड, ये आप यूज कर सकते हो। ये बहुत ही यूजफुल है, हर जगह किसी भी लैंग्वेज के लिए यूज कर सकते हो इस चीज का। नेक्स्ट चलते हैं इसके सिंटैक्स के ऊपर। डार्ट प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम है जैसे सी में रहता है। अगर आप सी की नॉलेज हो इजिली यहाँ पे आपको कोई मुश्किल नहीं होगी सीखने में। तो सिंटैक्स का मतलब रहता है सिंटैक्स डिफाइन अ रूल सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स। एवरी लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन डिफाइन इट्स ओन सिंटैक्स। जो जैसे हर लैंग्वेज का एक सिंटैक्स रहता है, तो इसका भी एक सिंटैक्स है जो कि बताएगा कि कैसे आपका प्रोग्राम रन करेगा। तो हर लैंग्वेज की तरह डार्ट प्रोग्रामिंग में भी वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, फंक्शन, मतलब उसका कॉन्सेप्ट रहेंगे इसमें भी। तो अगर हमें फर्स्ट कोड देखें तो आपका जो डार्ट का कोड है वो कुछ इस तरह से रहेगा, मेन एंड ब्रैकेट्स, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद प्रिंट है कोड। ठीक है, इस कोड को हम यहाँ पे रन करके देखते हैं।
तो ट्राई करते हैं इस कोड को यहाँ पे। मैं ऑनलाइन ही कर रहा हूँ अभी के लिए, बाद में हम सीखेंगे कैसे आपका विजुअल स्टूडियो कोड में हम कर सकते हैं। अब सेम है, विजुअल स्टूडियो कोड में भी सेम लिखोगे, मतलब कोई भी आईडी हो उसमें सेम ही लिखोगे, तो मैं ऑनलाइन करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वाइड लिखना पड़ेगा, वाइड लिखो ना लिखो कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। उसके बाद वाइड का मीनिंग जस्ट ये रहता है कि रिटर्न टाइप क्या करवाना है, कि आप अगर चाहते हो कि ये फंक्शन आपको कुछ रिटर्न करे, देन आप इसका चीज का यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने वाइड लिख दिया, वाइड का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद का मेन आपके फंक्शन का नाम है, ठीक है। याद रखना हमेशा, ये हर लैंग्वेज में रहता है कि जब भी आपका प्रोग्राम रन करेगा तो एक फंक्शन से रन करता है, जिस फंक्शन का नाम होता है मेन, तो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, हर एक सॉफ्टवेयर में, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह का एक मेन फंक्शन होता है, या कोई ना कोई एक फंक्शन होता है, जनरली मेन ही रहता है, जो कि रन करता है हमेशा जब भी प्रोग्राम आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, जो कि एक प्रिंट के लिए कमांड है, कि आप कुछ भी डिस्प्ले करना चाहते हो स्क्रीन पे तो प्रिंट का यूज कर सकते हो। प्रिंट लिखा और इसमें लिखा हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय प्रोग्राम, तो ये मैंने लिख दिया। अब ध्यान देना, ये लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना जरूरी है, ये आपकी यहाँ पे टर्मिनेटर का काम करेगा। तो रन करते हैं, और राइट साइड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिस इज माय प्रोग्राम, यहाँ पे रन हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है डार्ट में काम करना, डार्ट की हेल्प से कोई भी प्रोग्राम बनाना। तो ये थी जस्ट एक इंट्रोडक्शन कि आप कैसे डार्ट क्या है, डार्ट को कैसे आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे, और अगर इंस्टॉल कर लिया उसके बाद कैसे उसमें एक प्रोग्राम बनाओ के रन करोगे। तो सर थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो यहाँ पे मैंने अपना प्रोग्राम लिखा, लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे प्रोग्राम लिखा था। तो वॉइड मेन लिखा, उसके बाद हमने यहाँ प्रिंट वाली कमांड लगाई ताकि हम कुछ प्रिंट कर पाए। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हेलो दिस इज फॉर टेस्टिंग पर्पस, ठीक है, सेमीकोलन। अब इसे सेव कर देते। तो इसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फाइल बना दी मैंने, आप कहीं भी बना सकते हो फाइल, इसका कोई इशू नहीं है। मैंने एक फोल्डर बना दिया, फोल्डर के अंदर रख लेते हैं। तो यहाँ पे फाइल का मैं नाम रख रहा हूँ, तो फाइल का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, बस ध्यान देना आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो रहेगी डाट, DART, ठीक है। ध्यान देना फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, उसके बाद एक्सटेंशन डाट, और सेकंड चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पे ऑल फाइल एज अ ऑल फाइल इसे सेव करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फाइल का नाम कुछ भी डॉट डाट और ऑल फाइल, उसके बाद सेव कर दीजिए। तो हमारी जो फाइल थी वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे चलता है कमांड लाइन पे। तो हमें अपने एप्पल को कमांड लाइन पे ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ रहा फोल्डर, यहाँ डेस्कटॉप पे था हमारा, ये रहा डार्ट फोल्डर। तो मैंने इसे क्या डायरेक्ट यहाँ पे एड्रेस बार पे टाइप किया CMD, तो ये डायरेक्ट आपका कमांड प्रॉम्प्ट में खुल जाएगा, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ये तो बढ़ा दिया। अब यहाँ पे हमें टाइप करना होगा, ठीक है, ध्यान देना आपको टाइप करना है डार्ट, ये SDK आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ये काम हो पाएगा, ठीक है। तो मैंने SDK इंस्टॉल करके रखा है। उसके बाद हम यहाँ पे जैसे अगर पता ना हो, अगर इंस्टॉल हुआ है तो आप सिंपल डार्ट लिख के एंटर कर दीजिए। अगर इस तरह के आपको कुछ आ रहा है तो मतलब डार्ट इंस्टॉल है, ठीक है। तो मैंने डार्ट इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं डार्ट, उसके बाद आपको क्या लिखना है, उस फाइल का नाम जो भी रखा था, तो मैंने कहा f1.dart, उसके बाद एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो सेम मैसेज जो हमने प्रिंट के अंदर लिखा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और ये लिख देते हैं दिस इज, एक और कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया जैसे माय नेम इज आशीष शर्मा and my ID is 1001, ठीक है। ये कर दिया, सेव करा। यहाँ पे चलते, आप की प्रेस कर सकते हो आप, या फिर दोबारा लिख सकते हो। आप की प्रेस से ओल्ड जो कमांड आपने लगाई रहेगी वो आपको यहाँ पे आ जाएगी, एंटर कर दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल मैंने यहाँ पे इसे सेव किया था, कुछ नहीं किया, और यहाँ पे आके जस्ट कंपाइल किया और ऑटोमेटिकली आपका ये रन कर गया, ठीक
ठीक है। तो सिंपल है, बहुत डार्ट प्रोग्राम बनाना, आपको सिंपल प्रोग्राम लिखना है, सेव करना है और उसे कंपाइल करके रन करना है, इजीली रन हो जाएगा। ठीक है, आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी रन कर सकते हो कमांड्स को, या फिर आपको कोई आईडी और मिल जाएगा तो उसके थ्रू भी, उसके अंदर ही आपको रहता है कंपाइलर, तो उसमें भी रन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या चीज़ है, वेरिएबल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइट बताई थी आपको लास्ट टाइम भी, आप उस साइट पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये टॉपिक ओपन किया है, डार्ट वेरिएबल्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि अ वेरिएबल इज अ नेम स्पेस इन द मेमोरी दैट स्टोर वैल्यूज। क्या इस लाइन का मतलब है, या वेरिएबल्स क्या है उसकी इंट्रोडक्शन में मैं बताता हूँ आपको। वेरिएबल्स क्या है, एक मेमोरी एरिया रहता है, टेम्परेरी मेमोरी एरिया रहता है। जब भी आपका प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम चलता है या जो भी आप बनाते हो, तो उसके लिए क्या होता है, जब भी प्रोग्राम चलेगा, रन होगा, तो उसके लिए क्या होगा, जो रैम होगी आपकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें कुछ एरिया जो है वो रिजर्व हो जाएगा, ताकि आपका जो प्रोग्राम के अंदर जो डेटा है उसको हम होल्ड कर पाए जब तक आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, रनिंग में है। या जो भी, जैसे एग्जांपल के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर दो, ठीक है, कैलकुलेटर यूज करा तो एक सेकेंड में कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर ओपन किया तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी हम जैसे 2+2 कर रहे हैं, सपोज करते हैं, तो यहाँ पे ये जो 2+2 है, इसको होल्ड करने का काम कौन कर रहा है, उसको जो रिजल्ट है वो स्टोर हो रहा है, तो मेमोरी करती है। ठीक है, तो मेमोरी में हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करते हैं, या ऐसे बोलो मेमोरी में स्टोर करते हैं, और उस मेमोरी का जो एड्रेस होता है, या जो उसको वाया वेरिएबल्स के थ्रू रेफर किया जाता है। ठीक है, तो यही लिखा है कि वेरिएबल्स अ नेम स्पेस इन द मेमोरी दैट स्टोर वैल्यूज, इन अदर वर्ड इट एक्ट एज अ कंटेनर, मतलब कंटेनर की तरह काम करेगा जो कि आपके वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक है, वेरिएबल नेम आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। जब भी आप वेरिएबल का मतलब जो जिसमें डेटा स्टोर करना चाहते हो, कर रहे हो प्रोग्राम के अंदर, उस वेरिएबल के नाम को आप आइडेंटिफायर बोल सकते हो। तो फॉलोइंग आर द नेमिंग रूल्स फॉर एन आइडेंटिफायर, तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब भी वेरिएबल्स का नाम हम रखना चाहते हैं। तो 4 रूल्स हैं, ये कॉमन रहते हैं हर एक लैंग्वेज में। तो पहला रूल ये है कि आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ कीवर्ड। ठीक है, आइडेंटिफायर आपका क्या हो सकता, कीवर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, तो कीवर्ड का मतलब रहता है कि वो वर्ड्स जैसे ये बिगिन एक वर्ड है, नंबर एक वर्ड है, कैन एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे नेम है एक वर्ड है, वेरिएबल एक वर्ड है, जैसे ये नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, ये वर्ड्स है। ठीक है, तो ये इन वर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब कुछ रिजर्व कीवर्ड है डार्ट में, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, उनको एज अ वेरिएबल नेम हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफायर्स कैन कंटेन अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर, मतलब वेरिएबल्स के नाम के बीच में हम अल्फाबेट रख सकते हैं और नंबर रख सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन स्पेसिस, मतलब नाम के बीच में हम कभी स्पेस नहीं रख सकते, एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, मतलब उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकते, जैसे @ हैश डॉलर, वो ऐसे नहीं हो सकते, एक्सेप्ट द अंडरस्कोर, अंडरस्कोर हो सकते हैं, एंड द डॉलर साइन, मतलब डॉलर हो सकता है। ठीक है, और इनके अलावा कोई भी हम जो स्पेशल कैरेक्टर उनका यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे सिंटैक्स दिया गया है, वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट इज यूज। इसका मतलब लिया है कि जब भी आपको वेरिएबल को यूज करना होगा, सबसे पहले उसे डिक्लेयर करना जरूरी है। डिक्लेयर का मतलब रहता है कि बताना प्रोग्राम को या कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर में प्रोग्राम रन करेगा, कि हमारे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब मेमोरी एरिया है जहां पे हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, स्टोर करने से पहले हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना जरूरी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, डेट डाट यूजेस द var कीवर्ड टू अचीव द सेम। तो डाट में क्या करते हैं हम, var कीवर्ड का यूज करके हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। द सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इज गिवन बिलो। तो बोल रहा है कि जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से रहेगा, आपको लिखना है var कीवर्ड, उसके बाद लिखना नेम, मतलब वेरिएबल का नाम, कुछ भी रख सकते हो, बस रूल ये है कि आपको ये होना चाहिए कि कीवर्ड नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ अल्फाबेट है, नंबर ही होने चाहिए, कोई यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, और अंडरस्कोर और डॉलर के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। और वेरिएबल नेम कैन नॉट बी बिगिन विद द नंबर। इसका मतलब रहता है कि नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, जैसे हमारा जो नाम रहता है उसमें नंबर नहीं रहते ना, अब उसी में।
और यहाँ पे क्या किया है, ये सिंगल कोट्स के अंदर स्मिथ, ये बताते हैं, इसके मैंने नाम स्टोर करके रखा गया। ठीक है, और भी एग्जांपल है कि कुछ इस तरह से हमें अगर स्टोर करना होगा कोई नंबर तो इस तरह से यूज कर सकते हैं, इंट नम इज इक्वल टू 10 स्मिथ, ये स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या है आपके डेटा टाइप्स है, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए सिंपल हम क्या करते हैं एग्जांपल में यहाँ पे समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे करना चाहता हूँ, एक वेरिएबल को बनाना चाहता हूँ, उसमें डेटा स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा वैर, मैंने क्या है माई नेम, और माई नेम के अंदर मैंने क्या किया, सिंगल कोट्स के अंदर मैंने अपना नाम जो मेरा नाम है आशीष शर्मा, मैंने स्टोर कर दिया, सेमीकोलन। अब इसे सिंपल मैं सेव कर रहा हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ पे जाके सिंपल मैंने इसे रन कर दिया। कोई आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी प्रिंट नहीं कराया, आउटपुट नहीं कराई ना। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, देखते हैं। तो मैंने लिखा प्रिंट, यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ डबल कोट्स के अंदर लिख देता हूँ, जैसे हेलो या वेलकम, मैंने यहाँ पे स्पेस रख दिया सिंपल ऐसे ही, और यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो बोल रहा है यहाँ पे सेमी कॉलन मिसिंग है, तो सेमी कॉलन लगा दिया। ठीक है, आपको यहीं पे अगर कुछ भी एरर आती है तो यहीं पे शो कर देगा। तो बोल रहा है कि सेमी कॉलन आफ्टर दिस, तो उसे क्लियर करता हूँ मैं, रन किया तो वेलकम मेरे को दिख रहा है। अब अगर चाहता हूँ मेरे को माई नेम मतलब ये वेरिएबल, इसके अंदर जो डेटा था वो स्टोर किया हुआ है, मतलब ये चीज, इसको मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ अपना इसके स्क्रीन पे। तो अगर मैं इसे डबल कोट्स के अंदर एज इट इज लिख दूंगा, जैसे माई नेम सेव, और यहाँ पे जाके मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो आपका क्या होगा, माई नेम एज इट इज आ रहा है। ठीक है, माई नेम मतलब ये वेरिएबल का नाम एज इट इज आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना जब भी आप क्या करते हो डबल कोट्स के अंदर कुछ भी रखोगे वो एज इट इज आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कुछ इस तरह से रख दिया, अभी रन करते हैं तो देख रहे हो मैंने यहाँ पे जो भी रखा था इस डबल कोट्स के अंदर एज इट इज वो इधर दिख रहा है। ठीक है, एज इट इज दिखेगा। बट अगर हम चाहते हैं वेरिएबल की वैल्यू को, मतलब ये वाली चीज को डिस्प्ले कराना है, तो उसे डबल कोट्स के बाहर ही लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ डबल कोट्स हटा देता हूँ और यहाँ पे सिंपल माई नेम लिख देता हूँ। तो इतना हो गया। अब यहाँ पे जाके इसे रन करते हैं तो माई नेम आशीष शर्मा दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, जब भी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कराओगे तो ध्यान रखना डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखना। डबल कोट्स के अंदर हम वो चीज रखते हैं जिसको हम सिंपल एज इट इज डिस्प्ले कराना चाहते हैं। अब मान लेते हैं मैं चाहता हूँ वेलकम और मेरा नाम दोनों डिस्प्ले हो, तो मैंने वेलकम को तो लिख दिया यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर, और उसके बाद माई नेम को मैंने एज इट इज लिख दिया। अभी से रन करता हूँ, क्लियर कर दिया। ठीक है, अभी मेरे को एक एरर आ रहा है, बोल रहा है ये कॉमा बिफोर दिस, तो बोल रहा है कि यहाँ पे एक कॉमा लगना जरूरी है। तो हम इसे दोबारा रन करते हैं। अभी बोल रहा है कि टू मैनी पोजिशनल आर्गुमेंट वन अलाउड बट टू फाउंड, ट्राई रिमूविंग द एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, ये एरर क्या है कि प्रिंट के अंदर हम एक ही आर्गुमेंट रख सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, यहाँ पे दो आर्गुमेंट है। ठीक है, ये वाला आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट मतलब वैल्यू है, तो दो वैल्यू नहीं लिख सकते, एक ही वैल्यू रखने को बोल रहा है। तो इसका सोल्यूशन है कि हम यहाँ पे प्लस का यूज करेंगे। प्लस यहाँ पे यूज किया जाता है एज अ कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन का मतलब रहता है दो चीज को ज्वाइन करके शो करना। ठीक है, यहाँ पे दो चीज को बेसिकली ज्वाइन करना, और प्रिंट का मतलब है शो करना। तो यहाँ पे हुआ क्या, बोल रहा है कि ये वाला मैसेज दिखाना, साथ में ये चीज भी दिखानी है। तो अब हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट होगा, वहां पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है वेलकम आशीष शर्मा। ठीक है, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे वेलकम दिस, तो वेलकम इज इक्वल टू आशीष शर्मा, कुछ भी दिखा है। आप कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हो, जैसे मैं लिखा वैर id इज इक्वल टू 101 सेमी कॉलन लगाना जरूरी है। और इसे डिस्प्ले करने के लिए मैंने यही कॉपी किया नीचे, यहाँ पे लिखा id एज अ मैसेज, और यहाँ पे id एज अ ये वेरिएबल का नाम है। तो ध्यान रखना जैसा आप वेरिएबल का नाम रखते हो वैसे आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब मान लेता हूँ अगर मैं इसे कैपिटल कर दिया, ठीक है, डी तो स्मॉल ही है बट आई को मैंने कैपिटल कर दिया, और यहाँ पे अब रन करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो एरर आ जाएगा, बोल रहा है गेटर नॉट फाउंड आईडी, मतलब आईडी वेरिएबल जो बनाया था बेसिकली आईडी
आई कैपिटल आई और डी बनाया था आपने, मतलब यहाँ पे जो यूज किया है वो है नहीं, तो हमने तो बनाया था पर स्मॉल से बनाया था ना। तो ध्यान रखना जब भी आप वेरिएबल को यूज करते हो तो वो मस्ट है कि वो स्मॉल केस में ही होना चाहिए, मतलब जिस केस में यूज कर रहे हो वैसे ही आपको यहाँ पे भी रखना है। तो अब रन करते हैं। सो एरर आ रहा है हमारे पास इस तरह से। तो इसका एक सोल्यूशन है, हमें दूसरा टाइप का जो प्रिंट है या दूसरे टाइप की हेल्प से हमें इसे डिस्प्ले कराना होगा। तो कुछ इस तरह से, अभी पहला जो वे था प्रिंट कराने का वो जो कुछ इस तरह से था, अभी सेकंड वे जो है वो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा डॉलर, उसके बाद यूज करना पड़ेगा यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम। तो ध्यान देना, हम स्ट्रिंग का तो नॉर्मल में ऐसे प्रिंट करा सकते हैं, बट अगर हमें नंबर या स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी प्रिंट कराना होगा तो यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब है यहाँ पे डॉलर और उस वेरिएबल का नाम साथ में लिख दो डबल कोट्स के अंदर, आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने सेव कर दिया यहाँ पे, इसे हम इसे क्लियर करते हैं, रन करते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो वेलकम आशीष शर्मा जो कि नाम रखा था, और यहाँ पे नंबर वो एज इट इज आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए इस चैनल को। यहाँ पे आपको इस तरह से डेली आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे डाटा टाइप्स के ऊपर, कि डाटा टाइप्स क्या चीज है, कहाँ पे यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सो डाटा टाइप्स क्या है, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द सेट ऑफ डेटा टाइप इट्स पोर्ट। These are the type of value that can be represented and manipulated in programming language। Data types का मतलब रहता है कि हम किस किस टाइप का डेटा प्रोग्राम के थ्रू या प्रोग्रामिंग में या प्रोग्राम में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डार्ट प्रोग्रामिंग है तो डार्ट में हम किस किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं उसके बारे में बोल रहा है यहाँ पे, तो उसी को बोलते हैं डेटा टाइप्स। अभी किस किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं तो वो यहाँ पे लिखा है, जैसे नंबर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप का, बुलियन टाइप का, लिस्ट टाइप का, मैप टाइप का। ठीक है, अभी तो हम जो स्टार्टिंग में पढ़ेंगे वो नंबर, स्ट्रिंग और बुलियंस पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे लिस्ट एंड मैप्स के बारे में। तो नंबर्स टाइप का डेटा मतलब न्यूमेरिक डेटा, जब वो पॉइंट में भी हो सकता है, विदाउट फ्लोटिंग वाला भी हो सकता है, और विदाउट फ्लोटिंग मतलब सिंपल नॉर्मल होल नंबर भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग मतलब एक कैरेक्टर या एक से ज्यादा कैरेक्टर हो आपके पास तो उसे स्ट्रिंग डेटा टाइप बोलेंगे। जैसे नाम होगा किसी का एड्रेस हो गया, किसी का फादर नेम, मदर नेम, इस तरह के जिसमें भी हम एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर यूज कर सकें तो उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। बुलियन टाइप का डेटा मतलब जहां पे हम सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही स्टोर करेंगे, उस टाइप का डेटा को हम बुलियन टाइप का डेटा स्टोर बोलेंगे, डेटा टाइप बोलेंगे, डेटा बोलेंगे। नेक्स्ट आता है लिस्ट एंड मैप का। लिस्ट एंड मैप का मतलब रहता है कि हम एक की वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे हम चल के पढ़ेंगे कि लिस्ट क्या है, मैप क्या है। यहाँ पे अगर इंट्रोडक्शन पढ़े तो डेटा टाइप लिस्ट एंड मैप आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब बहुत सारा डेटा एक साथ। अ लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। द लिस्ट डेटा टाइप इन डाट इज सिनोनिमस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। ठीक है, ये एरे की तरह ही है लिस्ट। यहाँ पे अगर एरे किसी ने सी या सी प्लस प्लस जावा कोई भी अदर लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें एरे के बारे में पढ़ा होगा कि एरे क्या होता है। बहुत एरे क्या होगा, एक ग्रुप होगा वैल्यूज का एक साथ जो स्टोर होंगी, तो लिस्ट भी उसी तरह का। अगर नहीं बढ़ा तो हम डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम ऑपरेटर्स की तरफ। तो डाटा टाइप्स हमारा कंप्लीट है, जो सेकंड टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स का। ठीक है, तो ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। तो ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर को कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ऑपरेटर्स का मतलब जैसे हम सिंबल्स, ऑपरेटर क्या होता है, सिंबल्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं हम प्रोग्रामिंग में कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैथ में हम 2+2 करते हैं, तो 2 और 2 वो तो डेटा हो गया जिसको हम करना चाहते हैं, पर क्या करना चाहते हैं वो बीच में जो प्लस सिंबल आता है उसका मतलब रहता है आपका ऑपरेटर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे जैसे 2+2 कर रहे हैं तो ये तो हमारा डेटा होगा, पर ये वाली चीज को हम बोलेंगे ऑपरेटर। मतलब हम क्या ऑपरेशन करवाना चाहते हैं इन वैल्यूज पे। ठीक है, तो उस तरह के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं ऑपरेटर्स का। तो an expression is a special kind of statement that evaluate to a value। एवरी एक्सप्रेशन इज कम्पोज ऑफ, मतलब हर एक
एक्सप्रेशन जो होती है वो जब भी वैल्यूएट होगी, मतलब वो कंपाइल होगी, रन होगी, उसके बाद एक आंसर मिलेगा। तो हर एक एक्सप्रेशन के अंदर दो चीजें हमेशा होती हैं, एक ऑपरेंड्स होता है और एक ऑपरेटर होता है। तो ऑपरेंड ये चीज, ठीक है, इनको बोलेंगे ऑपरेंड्स। ये जो डेटा है इनको बोलेंगे ऑपरेंड्स। और ये जो सिंबल है, जैसे प्लस का सिंबल है, माइनस है, मल्टीप्लाई, स्लाइस है, कोई भी सिंबल है उसको बोलेंगे ऑपरेटर। इस तरह से तो दो चीजें हमेशा रहेंगी, एक ऑपरेंड रहेगा जो कि मैंने बता दिया डेटा, और ऑपरेटर मतलब सिंबल। तो कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यहाँ पे भी लिया है एग्जांपल 2 + 3 इन दिस एक्सप्रेशन 2 and 3 आर ऑपरेंड एंड द सिंबल प्लस इज अ ऑपरेटर। तो इस तरह के बहुत सारे ऑपरेटर हैं हमारे पास, उनको कैटेगरी वाइज रखा गया है लैंग्वेज के अंदर, डार्ट के अंदर। In this chapter, we will discuss the operand that are available in Dart, जैसे arithmetic operator, equality operator, type test operator, bitwise operator, assignment and logical operator। ये इस तरह के operators हैं जिनको हम discuss। So first operator हमारा arithmetic operator या first category बोल सकते हो आपकी arithmetic operator की है। तो इसमें हमारे वो वाले symbol आते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह के सिंबल्स हमारे पास इसमें आएंगे। जैसे ये इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट है, ये परसेंटेज, रिमाइंडर लगाने के लिए यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे तो चलते अपने यहाँ। तो मैंने एक टेस्टिंग के लिए यहाँ पे एक फाइल बना के रख ली है पहले से ही, op.dart नाम की, और उसे सेव कर दिया है। अब यहाँ पे हम अपना कमांड लाइन भी ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सेव किया था, ये रहा, हमने op.5 इसे कमांड लाइन में ओपन कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे हम यूज करना चाहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को, तो उसमें आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, इस तरह के सिंबल्स। तो कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ सपोज करो दो नंबर को प्लस करना, मैं दो नंबर को प्लस करना चाहता हूँ। तो दो नंबर को प्लस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उन दो नंबर को लिखना पड़ेगा। तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, एक नंबर हमारा जिसको हम प्लस करना चाहता हूँ, और प्लस, और लिख दिया 6। ठीक है, तो 5 + 6 इसका मतलब इन दोनों नंबर्स को मैं सेव प्लस करना चाहता हूँ। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा उस आंसर को मेरे को सेव करना पड़ेगा। तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था इसके बारे में कि जब भी रिजल्ट आता है, कोई भी डेटा होगा, उसको स्टोर करने के लिए हमेशा हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि किस टाइप का डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, नंबर है, किस टाइप का डेटा है, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा। अभी जो रिजल्ट आएगा 5 और 6 का, वो 11 आएगा, मतलब नंबर टाइप का डेटा आएगा या नंबर टाइप का रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर टाइप का ही डेटा टाइप बनाना पड़ेगा। ठीक है, डेटा टाइप बनाने के लिए जो सिंटैक्स जो रहेगा, सिंटैक्स का मतलब क्या रूल फॉलो करते हैं, तो हम सबसे पहले लिखते हैं डेटा टाइप, उसको लिखेंगे वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम, उसके बाद हम रखते हैं डेटा। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मेट रहता है जब भी हम बनाएंगे अपना डेटा टाइप। तो हमारे वाले केस में जो डेटा टाइप है हमने यूज किया वो इंट यूज किया, क्योंकि न्यूमेरिक टाइप का डेटा स्टोर करना था। और दूसरा वेरिएबल का जो नाम है वो हमने अपनी मर्जी से रख लिया। तो मैंने यहाँ पे RES रख लिया, RES का मतलब रिजल्ट। आप कुछ भी रख सकते हो, आर भी कुछ भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और बीच में मैंने यूज किया इक्वल साइन का, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कि कर कह रहा है ये वाला डेटा को, मतलब जो राइट हैंड साइड डेटा है उसको लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इस वाले वेरिएबल में सेव कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट, अब हम इसको सिंपल डिस्प्ले करा देते हैं रिजल्ट को। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और यहाँ पे RES लिख दिया, सेमीकोलन, सेव कर दिया। यहाँ पे लिखते हैं डार्ट, उसके बाद फाइल का नाम था op.drt डार्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 11। ठीक, अब अगर विद मैसेज अगर इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे मैसेज रख सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया जैसे मैंने सम इज इक्वल टू $, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि कैसे न्यूमेरिक वैल्यू को डिस्प्ले करा था। तो यहाँ पर सम इज इक्वल टू 11 हमें दिख रहा है। अब मान लेते हैं हम इस तरह से डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि सम ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर, मतलब कि जब हमारे पास प्रिंट होगा स्क्रीन पे तो हमें कुछ इस तरह से दिखे कि सम ऑफ 5 एंड 6 इज इक्वल टू 11। इस तरह से डिस्प्ले करना चाहते हैं यहाँ पे अपना स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो एक और चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वेरिएबल बना के इन दो डेटा को सेव कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल बना दिया।
तो 5 और 6 को मैंने दो अलग अलग वेरिएबल में सेव कर लिया। अभी ध्यान देना, से वेरिएबल बना तो रहा हूँ पर मैं पहले बना रहा हूँ, ठीक है। यूज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उन डेटा को पहले स्टोर करना पड़ेगा, बाद में स्टोर करोगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट ए नाम का एक वेरिएबल बना दिया और उसमें मैंने 5 स्टोर कर दिया, और एक इंट बी नाम का एक और वेरिएबल बना दिया जिसमें मैंने क्या कर दिया, 6 स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 5 और 6 लिखने की बजाय डायरेक्ट में ए और बी लिख रहा हूँ। ध्यान देना, यूज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब आप वेरिएबल को यूज करते हो तो मस्ट है कि वो वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए। तो हमें डिक्लेयर भी कर दिया और वैल्यू स्टोर कर दी। अब वैल्यू स्टोर है, यहाँ पे प्लस कर रहे हो, यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दिया जैसे सम ऑफ डॉलर ए मतलब ये वाली वैल्यू डिस्प्ले होगी यहाँ पे, एंड डॉलर बी मतलब डॉलर बी मतलब ये वाली वैल्यू डिस्प्ले होगी यहाँ पे, जैसे डॉलर आर एस की वैल्यू डिस्प्ले हो रही थी यहाँ पे। तो अभी हम जो एक्सपेक्टेड था रिजल्ट वैसे ही मिल रहा है कि सम ऑफ 5 एंड 6 इज इक्वल टू 11, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी वे यूज कर सकते हो डिस्प्ले कराने के लिए। तो हम और भी चलते हैं। अभी हम यहाँ पे प्लस हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सारी चीजें कर सकते हैं। तो मैं वन बाय वन सारे यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो आप भी लिख लेना। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे कॉपी किया। अभी आर एस वेरिएबल जो था उसी को मैंने दोबारा यूज कर लिया। क्यों? क्योंकि हम पहले ही वेरिएबल उसे बना चुके हैं, यहाँ पे उसे मैं यूज भी कर लिया, और उसमें आर एस में जो भी वैल्यू है उसका हमें कोई यूज नहीं है। तो मैंने दोबारा से क्या किया, उसी वेरिएबल को यूज किया और उसमें ये माइनस का रिजल्ट स्टोर करा दिया, और यहाँ पे लिख दिया सब्ट्रैक्ट ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर इज दिस नंबर। ऐसे ही बाकियों के लिए मैंने ये सब्ट्रैक्ट के लिए था, यहाँ पे ये रहा सब्ट्रैक्ट के लिए। यहाँ पे मैंने ये वाला मल्टीप्लाई के लिए किया, MUL, ये से मैसेज है, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। ये डिवाइड के लिए, अगर आपको डिवाइड करना होगा, और एक रहा हमारा ये परसेंटेज, अगर हमें निकालना होगा रिमाइंडर कि एक नंबर को मैंने दूसरे नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा। अभी यहाँ पे मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ, 11 और 2 कर दिया, सेव करता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, इसे क्लियर कर दिया और रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है कि वैल्यू ऑफ टाइप डबल कैन नॉट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ इंट। यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी डिवाइड करोगे तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो पॉइंट्स में आएगा, क्या फ्लोट वैल्यू में आएगा। तो उस फ्लोट वाली वैल्यू को हम किसी इंटीजर वाली वैल्यू में नहीं रख सकते। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें अलग से एक डबल टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने R1 नाम का एक वेरिएबल बना दिया, और R1 में ही मैं इसे स्टोर करके यहाँ पे डिस्प्ले करा। तो ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, तो आप भी ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट अभी दोबारा से क्लियर करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है कि सम ऑफ 11 to 13 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट 9 आ रहा है, मल्टीप्लाई करा तो 2 आ रहा है, डिवाइड करा तो 5.5 आ रहा है, और रिमाइंडर हमने जब किया, मतलब रिमाइंडर निकालने के जो परसेंट सिंबल हमने यूज किया था तो 1 आ रहा है। इसका मतलब जब भी 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर रहेगा वो 1 रहेगा। तो इस तरह से हम इन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। और भी ऑपरेटर्स हैं तो उनको भी देखते हैं, जो कि अरिथमेटिक में ही आता है। तो ये तो हम यूज कर चुके हैं। यहाँ पर यूनिटी माइनस आल्सो नोन एज नेगेशन रिवर्स द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन। इसका मतलब रहता है कि जो वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देगा, जैसे प्लस था तो उससे माइनस बना देगा। अगर माइनस सिंबल आप इसमें यूज कर दो, स्टार यूज कर से ये वाला यूज कर चुका है। ये रहता है जैसे डिवाइड रिटर्निंग एन इंटीजर रिजल्ट। मतलब अगर आप ये वाला सिंबल, इसे बोलते हैं टिल्ड सिंबल, इसे यूज करते हुए स्लैश, तो हमें पॉइंट में रिजल्ट नहीं आएगा, इंटीजर वैल्यू रिजल्ट में आएगी। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब एक से वैल्यू बढ़ाना। तो ये सिर्फ एग्जांपल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, पर रिजल्ट हमें आ रहा था इसमें पॉइंट में, हम चाहते हैं पॉइंट में ना आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने एक और लिया, मैंने वही RES ही ले लिया क्योंकि RES मैंने इंटीजर टाइप का रखा था, तो RES कर लिया। और यहाँ पे मैंने यूज किया ये टिल्ड साइन, ये वाला टिल्ड साइन, और यहाँ पे लिख दिया RES, ठीक है। तो सेव करते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हो हमारे रिजल्ट जो आ रहा है वो सिंपल नॉर्मल नंबर में आ रहा है, पॉइंट में नहीं आ रहा। नेक्स्ट आ रहा है हमारा
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नया प्रोग्राम बना। यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया जैसे इंट ए, उसकी वैल्यू ले ली 5, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ उस वेरिएबल की वैल्यू को। तो मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू $a, और यहाँ पे से प्रिंट करा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल लिया इंट b नाम का, और यहाँ पे लिखा प्लस प्लस ए। इस प्लस प्लस ए का मतलब कि जब भी a की जो भी वैल्यू होगी वो उसमें एक ऐड होगा, और वो जो भी आंसर आएगा वो जाके b में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो b में तो कुछ है नहीं, बट ये वाली लाइन से होगा क्या, जो भी a की वैल्यू उसमें एक बढ़ के आपका यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे रन करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है कि सबसे पहले a की वैल्यू 5 थी, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हुआ ये वाली लाइन में। बाद में लिखा कि जो भी a की वैल्यू है उसमें एक ऐड हो जाए, जो कि 6 हो गया, और b में स्टोर होकर यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को वैल्यू को घटाना है, मतलब डिक्रीमेंट करना है, तो माइनस माइनस यूज कर सकता हूँ, तो उससे क्या होगा, एक कम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम इन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। यहाँ मेकिंग कंट्रोल से, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट इवेल्युएट अ कंडीशन बिफोर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। इस लाइन का मतलब है कि आपकी कंडीशन चेक होगी पहले इंस्ट्रक्शन चलने से पहले, मतलब इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने से पहले एक कंडीशन चेक होगी, और उसी कंडीशन के बेस्ड पे प्रोग्राम स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा ऑपरेशन चलेगा। ठीक है, जैसे डायग्राम पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, एक कंडीशन चेक हो रही है। अगर कंडीशन, क्योंकि कंडीशन का रिजल्ट सिर्फ दो ही आते हैं, या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स होगा। तो अगर ट्रू आएगा तो कंडीशन चलेगी, फॉल्स आएगा तो कुछ और चलेगा। ठीक है। और ध्यान देना, कंडीशन हम नॉर्मली बनाते हैं बाय यूजिंग ऑपरेटर से, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़े थे। ऑपरेटर्स हमारे पास थे कौन कौन से, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे, लॉजिकल ऑपरेटर थे, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, टाइप, बिटवाइज असाइनमेंट, लॉजिकल। तो लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशन ऑपरेटर की हेल्प से हम बनाते हैं कंडीशंस। ठीक है, तो ध्यान देना इसी। नेक्स्ट तो हमारे पास टॉपिक है कि कौन कौन से टाइप के यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल होते हैं। जैसे हमारे पास ऑपरेटर्स के टाइप थे, अर्थमेटिक, लॉजिकल, एटसेट्रा। तो इसी तरह से इसका भी टाइप है। तो हमारे पास चार टाइप के यहाँ पे डिसीजन कंट्रोल होते हैं। पहला जो है इफ स्टेटमेंट, सेकंड है इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड है एल्स इफ लैडर, और फोर्थ है आपका स्विच केस स्टेटमेंट। सो फर्स्ट देख रहे हैं हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि द इफ else construct evaluate a condition before a block of code is executed। ठीक है, इस लाइन का मतलब है कि हमारा जो इफ एल्स कंसेप्ट है, यहाँ पे क्या होगा, एक कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन सही होगी तो हमारा जो स्टेटमेंट होगी वो चलेंगी। स्टेटमेंट मतलब जो भी हम करवाना चाहते हैं काम वो होगा। अगर गलत हुआ तो काम नहीं होगा। जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि इफ कंडीशन अगर सही है तो ये वाला कोड चलेगा, नहीं तो डायरेक्ट पर नेक्स्ट स्टेटमेंट चल जाएगी। तो आपका जो सिंटैक्स है कुछ इस तरह से रहेगा। इफ बूलियन एक्सप्रेशन, मतलब बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब जिसका आंसर ट्रू और फॉल्स आता है, जो कि हम ऑपरेटर के हेल्प से बनाते हैं। तो अगर सही है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने वो कोड लिख दिया। ठीक है, ध्यान देना ये ब्रैकेट्स हमें लगानी पड़ेंगी, और ये ब्रैकेट्स के अंदर हमें क्या करना, वो कोड लिख देना सारा जिसको हम यहाँ पे रन करना चाहते हैं, अगर हमारी कंडीशन सही होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, तो इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नोटपैड में लिख लेते हैं। इसको सेव कर लिया हमने, फाइल को डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना था डार्ट नाम से, हमने उसी में सेव कर लिया। तो मैंने यहाँ पे इफ वन डॉट DART नाम से इसे सेव कर दिया। इफ वन डॉट DART नाम से इसे सेव कर दें, इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट हम इसे रन करना होगा, तो अपने कमांड लाइन पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा, यहाँ पे हमने इसे कमांड लाइन में ओपन कर लिया। ठीक है, तो क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोग्राम में लिखा है आपका मेन है, मेन के अंदर हमने क्या किया, वेरिएबल बना के रख लिया। तो यहाँ पे नम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें 5 एक नंबर है जिसे हमने स्टोर करा। और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर जो नम की वैल्यू है, जो नम वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर 0 से ऊपर होगी, मतलब ग्रेटर देन 0 होगी, तभी ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगा।
ठीक है। इसे अभी चेक करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसे हम क्या कैसे करेंगे, डार्ट लिखेंगे, उसका फाइल का नाम था if1। अगर आपको याद ना रहे तो आप dir एक कमांड है उसकी हेल्प से भी लगा जब लगाओगे तो उसको इससे हेल्प होगा क्या, आपकी जो इस फोल्डर के अंदर जितनी फाइलें होंगी सारी आ जाएंगी। तो आपको दिख रही है यहाँ पे हमारे पास ये रही फाइल। तो हम लिखा डाट if1.dart, ठीक है, एंटर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर इज पॉजिटिव ये वाला मैसेज हमें शो कर रहा है, क्योंकि हमारा जो वैल्यू थी बेसिकली इस वेरिएबल की वैल्यू थी वो ग्रेटर देन 0 थी। अब सपोज करते हैं इसकी वैल्यू मैंने -5 कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ तो अभी मेरे को कुछ भी आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन का रिजल्ट था वो गलत था, ठीक है। आपको ये ब्रैकेट के अंदर वाला कोड तभी चलेगा जब हमारे पास जो यहाँ पे कंडीशन रखी होगी वो सही होगी, गलत होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला। सेकंड चलते हैं हमारे पास। सेकंड है हमारे पास इफ एल्स आपका इफ की तरह ही है, सिंपल इफ की तरह ही है जो हमने पीछे पढ़ा। बस इसमें से क्या होगा, एक और ब्लॉक ऐड होगा एक्स्ट्रा से। मतलब इस तरह से समझे हैं कि अगर सही होगा तो एक ब्लॉक चलेगा, गलत होगा तो दूसरा ब्लॉक चलेगा। मतलब दोनों सिचुएशन में हमें इसमें रिजल्ट आना ही आना है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हो आप। यहाँ पे सिंटैक्स देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि अगर कंडीशन सही है तो ये वाले स्टेटमेंट चलेंगे, गलत होगा तो एल्स ब्लॉक चलेगा, ठीक है। डायग्राम में भी देख सकते हो, ये फ्लो कंट्रोल है आपका, कि कंडीशन सही है तो ये चलेगा, गलत है तो ये वाला कोड चलेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे ये रहा, तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है, एक नंबर वेरिएबल लिया नम नाम का, इसमें 12 हमने स्टोर किया। और यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर नंबर को मैं डिवाइड करूँ, ठीक है, और उसका रिमाइंडर लास्ट टाइम पे चेक किया था कि ये वाला जो परसेंट है वो हमें रिमाइंडर देता है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर जो परसेंट से हमने 2% ऑपरेटर लगा के हमने चेक कर रहे हैं कि अगर नंबर को, मतलब ये बेसिकली इस चीज को अगर डिवाइड करा 2 से, अगर उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है, इक्वल इक्वल, ये इक्वालिटी ऑपरेटर है, ये चेक कर रहा है कि ये जो लेफ्ट वाला है वैल्यू वो राइट की इक्वल है या नहीं। अगर वो होगी तो मतलब ट्रू है, ट्रू मतलब ये चलेगा, गलत हुआ तो ये चलेगा। तो इसे सेव कर दे, यहाँ पे से क्लियर करते, रन करते, तो हमारे पास इवन आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हमने 12 को 2 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर 0 आया और 0 इक्वल टू 0 को सही है, तो इवन आ रहा है। अब यहाँ पे सपोज करते 13 लिखा और इसे मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे रन करते हैं तो और दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, 0 नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। मतलब यहाँ पे 1 आ रहा तो एक गलत है, तो गलत में ये वाला पार्ट चल गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इफ और इफ एल्स कंट्रोल को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, उस सिचुएशन में जब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन है, स्टेटमेंट है, वो चले बट अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर कंडीशन, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चले, एज अदरवाइज ना चले, कि सही है तो ये चले, गलत है तो ये चले, ठीक है। थर्ड आपका जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे होगा मल्टीपल ऑफ एल्स एफ रख सकते हो ब्लॉक्स। इसमें होगा क्या, अगर एक कंडीशन गलत होगी तो दूसरी कंडीशन चेक होगी, दूसरी तो तीसरी होगी, तीसरी तो चौथी होगी, ठीक है। तो इसका जो सिंटैक्स है कुछ इस तरह से है कि अगर पहली कंडीशन सही है तब तो ठीक है, गलत है तो दूसरी कंडीशन चेक होगी, वो सही है, वो गलत है तो फिर तीसरी, ऐसे चौथी पांचवी, जितनी चाहो उतनी मर्जी रख सकते हो। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, उसी को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या करा गया है, यहाँ पे एक नंबर लिया 2 सॉरी, और उसको चेक करेंगे अगर उसकी वैल्यू 2 से बड़ी है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाए। अगर वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर वो गलत होता है तो ये वाला ब्लॉक चेक करेगा। यहाँ पे चेक करेंगे अगर नंबर जो हमने रखा था वो अगर 0 से छोटा है तो नेगेटिव प्रिंट हो। अब अगर ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो फिर ये वाला ब्लॉक चलेगा कि नंबर इज आइदर नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसे रन करके देख लेते हैं। तो रन करा, अभी बता रहा है 2 इज पॉजिटिव। अब मान लेते हैं मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो अभी रन करते हैं तो बता रहा है -2 इज नेगेटिव, कि वो नेगेटिव नंबर है। अभी अगर 0 कर देता हूँ तो लास्ट वाला आएगा कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितनी भी कंडीशन थी सारी गलत होगी। तो ये था हमारा थर्ड। और लास्ट है हमारा स्विच केस। तो स्विच केस थोड़ा सा डिफरेंट करेगा आपका बाकी तीनों से। तो स्विच स्टेटमेंट वैल्यूएट एन एक्सप्रेशन मैचेस द एक्सप्रेशन वैल्यू टू अ
केस क्लाउज एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद दैट केस। इसका मतलब है कि जो स्विच में क्या होगा, एक एक्सप्रेशन चेक होगा, मतलब यहाँ पे कंडीशन रखी जाएगी और जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम यहाँ पे केसेस से बेसिकली वैल्यू से मैच करेंगे। जो भी वैल्यू मैच करेगी वो वाला ब्लॉक चलेगा, उसका स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेक का मतलब है स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं एग्जांपल में। तो यहाँ पे भी डायग्राम में देख सकते हो कि एक्सप्रेशन रखी है, अब उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो चेक कर रहा है कि अगर पहला से मैच करा तो वो वाला कोड चलेगा, नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा। ऐसे अगर मैच नहीं करता है तो लास्ट में डिफॉल्ट है वो चलेगा। तो ये वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे। अब इसे मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे लिख दिया और थोड़ा सा इसका फॉन्ट में स्मॉल कर लेता हूँ, 22 कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो प्रोग्राम में देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है। एक वेरिएबल लिया मैंने ग्रेड नाम का, जिसमें मैंने ए स्टोर किया है और उसको क्या करा, स्विच के अंदर हमने पास कर दिया। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे मैंने क्या करा, उस वेरिएबल को पास कर दिया और यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर जो पास की हुई वैल्यू, बेसिकली यहाँ ये वाली वैल्यू अगर ये है, ठीक है, ध्यान देना ये स्ट्रिंग है तो हमें डबल कोट्स में ही लिखना पड़ेगा इसे भी मैच करने के लिए, कि अगर जो पास किया गया वैल्यू अगर वो ए होता है तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाए। ठीक है, ये कॉलन लगाना जरूरी है, ध्यान देना आपका, ये कॉलन लगाना जरूरी है। और ये ब्लॉक आपका बन गया कि ये वाला ब्लॉक चले। और इस केस, हर एक केस के बाद आपको क्या करना पड़ता है, ब्रेक लगाना जरूरी है। अब मान लेते हैं ब्रेक आप नहीं लगाओगे तो जितने भी सारे केस, सारे के सारे केसेस रन कर जाएंगे। अभी के लिए से चलते हैं, फिर ब्रेक हटा के देखते हैं। तो इसे मैंने क्या कर दिया, इतना लिख दिया। बाकी में भी सेम है, अगर बी पास किया तो ये चेंज हो, ये हो, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो ये वाला चेंज। अब इसे रन करते हैं तो हमारे पास एक्सीलेंट आ रहा है, मतलब ये वाला मैसेज आ रहा है, क्योंकि जो हमने पास किया था वो ये था। अब ये मान लेते हैं मैंने यहाँ पे सी पास किया, तो रन करते हैं तो फेयर दिखा रहा है क्योंकि सी पे किया था फेयर। अभी सपोज करते हैं वाई लिखा तो कोई भी इनवैलिड आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वाई तो है ही नहीं। अगर मान लेते हैं हमने यहाँ पे स्मॉल ए रखा है पर, तो आपका इनवैलिड चॉइस आ रहा है क्योंकि ए तो हमने पास किया पर यहाँ पे जो मैच कर रहे हैं वो कैपिटल में कर रहे हैं और हमारा जो डाटा है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि दोनों के लिए एक ही मैसेज हमें दिखे तो हम इस तरह से रख सकते हैं कि अगर स्मॉल ए है कैपिटल ए है तो दोनों के लिए एक ही मैसेज डिस्प्ले हो, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से इन कंट्रोल्स का हम यूज कर सकते हैं अलग अलग कामों के लिए। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मान लेते हैं मैंने ये ब्रेक नहीं लगाया, पहले मैंने हटा दिया और जो मैंने पास किया वो ये है और ब्रेक नहीं लगाया, तो क्या होगा आप कुछ इस तरह से देख सकते हो, ये स्विच केस में फॉल थ्रू द नेक्स्ट केस, एरर आ गया। तो इसलिए हमें क्या करना है, ब्रेक लगाना जरूरी हो। ठीक, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग में कि हम चाहते हैं कि एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को हम यूज करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। बट नॉर्मली क्या होता है, अगर आप एक ही लाइन को बार बार, सेम लाइन को बार बार अगर आप लिखोगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो पहला तो आपका जो प्रोग्राम है वो ज्यादा काफी लंबा हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, और दूसरा आपका जो प्रोग्राम है और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, और उसका साइज भी बढ़ जाएगा। तो इन्हीं चीजों को कम करने के लिए, साइज बढ़े ना, हमारा प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स ना हो, ठीक है, और हमें जितना बहुत सारा कोड ना या लाइंस ना लिखनी पड़े, तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, लूप्स का अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज करते हैं, ताकि हम क्या कर पाए, उन स्टेटमेंट्स को या उन लाइंस को या उन इंस्ट्रक्शंस को बार बार यूज कर पाए। सो लूप्स की क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है कि लूप्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है डेफिनेट और दूसरा तो है इंडेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट का मतलब जो पर्टिकुलर स्टेप्स के लिए चलेंगे, मतलब अगर 10 बार के लिए आपने रखा है तो वो 10 बार ही चलेंगे, 10 से ज्यादा बार नहीं चल सकते, 10 से कम नहीं चलेंगे, ठीक है। और इंडेफिनेट का मतलब वो ऑटोमेटिकली है, डिपेंड करता है कंडीशंस पे जो भी आप लगाते हो उसके अकॉर्डिंग इनका चलता है, मतलब स्टेप्स कितने भी हो सकते हैं और डिपेंड करता है कंडीशन के रिजल्ट के ऊपर। तो इंडेफिनेट में दो तरह के लूप्स आते हैं, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो टोटल हमारे पास तीन तरह के लूप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। सो हमारे जो लूप्स हैं उनको भी डिवाइड किया है फर्दर। जैसे हमारा जो फॉर लूप है वो भी दो तरह का होता है, एक फॉर लूप और एक फॉर इन लूप, ठीक है। इसे भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और जो हमारे इंडेफिनेट थे उसमें दो थे, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप,
ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसी के अंदर हम यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट्स का भी यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दो लिखे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एक है ब्रेक स्टेटमेंट और एक है कंटिन्यू स्टेटमेंट। हमारे पास दो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं। ब्रेक का तो हम यूज कर चुके हैं लास्ट में भी, जब हमने स्विच केस पढ़ा था कि ब्रेक यूज करते थे पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जिट करवाने के लिए जब हमारी स्टेटमेंट चल जाए। तो इनका हम एग्जांपल इसमें भी देखेंगे। और कंटिन्यू का यूज हम करते हैं स्किप कराने के लिए। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट इन द करंट इटरेशन एंड इट टेक कंट्रोल बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। ठीक है, इसी में हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर लूप से, कि फॉर लूप को हम कैसे यूज कर सकते हैं। और ये आता है डेफिनेट में, मतलब पर्टिकुलर स्टेप्स के लिए ही चलेगा। तो एग्जांपल यहाँ पे लिया है, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं इसे हम। ठीक है, हम पहले सिंपल से चलते हैं फिर इसे करेंगे। तो इसे हम सेव कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने इसे for1.dart नाम से सेव कर दिया। इसे हम कमांड लाइन में ओपन कर लेते हैं। सो ये रहा हमारा, ये हमारा कमांड लाइन में ओपन हो चुका है। ठीक, अब मान लेते हैं मैंने क्या करा, यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह से है। मैंने प्रिंट करवाया हेलो आशीष। ठीक है, ये मैंने प्रिंट करवाया, इसे मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे रन करते हैं। रन करने के लिए हमें लिखना होता है डाट, फिर फाइल का नाम for1 जो कि हमने रखा हुआ है। यहाँ पे आपने जो भी रखा हुआ वो लिख देना, एंटर कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब मान लेते हैं सेम मैसेज को मैं 5 बार डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो 5 बार डिस्प्ले करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये सेम लाइन को मेरे को 5 बार लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे रन करते हैं, तब मेरे को ये क्या कर रहा है, 5 बार डिस्प्ले कर रहा है। बट मैं चाहता हूँ 5 बार डिस्प्ले हो रहा है बट मेरे को 5 बार लिखना ना पड़े, ऑटोमेटिकली 5 बार चल जाए। ठीक है, अब मान लेते हैं 5 बार नहीं कराना, मेरे को 50 बार करवाना है इसी लाइन को डिस्प्ले। तो 50 बार लिखना पड़ेगा इस तरह से। तो लाइन हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते इतना हो। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को एक बार ही लिखेंगे। जिस भी लाइन को आप बार बार यूज करना चाहते हो, चलाना चाहते हो, तो उस लाइन को आप एक बार लिखो और उसको क्या करो, आप फॉर के अंदर रख दो। ठीक है, अब फॉर को यूज करने का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से रहेगा। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, फॉर, एक सेकेंड, यूज करने का सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। आपको लिखना होगा फॉर, उसके बाद आपको लगाना होगा राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स में आपको 3 चीजें रखना होगा। पहले तो इनिशियल काउंट वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन है, उसके बाद आपको टर्मिनेशन कंडीशन है, उसके बाद सेमीकोलन है, उसके बाद आपको स्टेप्स है। ठीक है, इस वाली जो सिंटेक्स है उसको हम यहाँ पे पहले समझते हैं कि क्या लिखा है। तो ये वाले, इसका मतलब रहता है कि हमारा लूप कहाँ से, किस पॉइंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, बेसिकली इस वाली चीज का मतलब है, ये वाले ब्लॉक का मतलब है कि आपका जो लूप है वो कहाँ से, किस पॉइंट से स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू उसकी क्या होगी। ठीक है, सेमीकोलन, उसके बाद क्या है आपका, यहाँ पे सेकंड जो ब्लॉक है उसमें लिखा है टर्मिनेशन कंडीशन। इसका मतलब यहाँ पे आप एक कंडीशन रखोगे और इसका मतलब इस तरह से भी समझ सकते हो कि कहाँ तक आपका लूप चलना चाहिए। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट आप समझ सकते हो और ये एंडिंग पॉइंट आप की तरह आप इसे समझ सकते हो। और ये स्टेप बाय स्टेप का मतलब, जब हमारा लूप चलेगा तो गैप कितना होना चाहिए हर एक स्टेप में। ठीक है, इसे हम थोड़ी देर में एग्जांपल में अच्छी तरह से समझ आएंगे। और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमें रखनी होगी वो स्टेटमेंट्स जो हम चाहते हैं बार बार चलाना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हमने यहाँ पे ये वाला लाइन, ये वाला मैसेज को हम चाहते रहे बार बार चलाना, तो इस मैसेज को तो मैंने ब्लॉक के अंदर रख दिया और यहाँ पे मैंने 3 ब्लॉक्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक इनिशियल वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया। मैंने यहाँ पे वेरिएबल ए वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू मैंने ए की वैल्यू 1 दे दी। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू दे सकते, अभी मैंने एग्जांपल के लिए ए ही रख लिया। ठीक है, और यहाँ पे रखना होता है हमें एंडिंग पॉइंट, कि हमें कहाँ तक चलाना है बेसिकली अपना लूप। तो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कितनी बार हम इन ब्रैकेट्स के अंदर वाली स्टेटमेंट को चलाना चाहते हैं, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 500 बार, कितनी बार।
तो अभी के लिए तो मैं इसे 5 बार चलाना चाहता था, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक कंडीशन कि जब तक वो कंडीशन गलत ना हो जाती या जब तक कंडीशन सही है, तो ये वाले ब्रैकेट की वैल्यूज या जो भी स्टेटमेंट्स है वो चलती रहे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंडीशन कुछ इस तरह से रखी, जब तक ए जो वेरिएबल है हमारा जो लिया था उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब उसकी वैल्यू जब 5 या 5 से कम होगी तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। ठीक है। और यहाँ पे स्टेप का मतलब रहता है कि हर बार जब भी हमारा लूप चलेगा तो हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट कितने से होनी चाहिए। ठीक है, ये सब देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने a प्लस प्लस कर दिया, यहाँ पे ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो एक से वैल्यू बढ़ाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास ये वाला स्टेप होगा। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 रहेगा। तो ध्यान से देखना, ये हमारा स्टेप 1 रहेगा। उसके बाद हमारा जो स्टेप 2 रहेगा वो ये वाला रहेगा। हमारा जो स्टेप 2 है वो ये वाला रहेगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, अगर हमारे पास कंडीशन सही है, ठीक है, अगर हमारे पास कंडीशन सही होगी तो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट चलेगा। मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स है, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 20 है, जितनी भी हैं वो सारी की सारी स्टेटमेंट चलेंगी। चलने के बाद जैसी एंड, मतलब बेसिकली जब लूप यहाँ पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा इस टाइप के लिए। मतलब जब ये होगा हमारा थर्ड स्टेप में हमारी स्टेटमेंट्स को चलेंगी, और जैसे ही स्टेटमेंट चली उसके बाद हमारा चला जाएगा यहाँ पे फोर्थ स्टेप, मतलब इधर। और फोर्थ स्टेप होने के बाद, मतलब इंक्रीमेंट होने के बाद आपका दोबारा से जाएगा कंडीशन चेक करने। अभी अगर कंडीशन सही है तो अगेन थर्ड स्टेप चलेगा, फिर फोर्थ स्टेप अगेन, फिर दोबारा से कंडीशन चेक सही है तो थर्ड स्टेप अगेन फोर्थ स्टेप। अब मान लेते हैं गलत है, तो इस पॉइंट से हटके इधर से रीडायरेक्ट होके यहाँ पे नीचे आ जाएगा, मतलब इस लूप के बाहर आ जाएगा। और लूप के बाहर आने के बाद जो नीचे होगी स्टेटमेंट वो चलेंगी, अगर नहीं है तो आपका प्रोग्राम जो खत्म हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड पॉइंट, इस तरह से लिख दिया ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा लूप खत्म हुआ है, खत्म होने के बाद हमारा नीचे वाला पार्ट चला है। ठीक है, तो इसे तो मैं हटा देता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए रखा था। तो इसे सेव करते हैं, इसे मैं यहाँ पे क्या करा, रन कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा हो क्या रहा है, हमारे पास 5 ये हेलो आशीष मैसेज आ रहा है, और उसके बाद जैसे ही हमारा ये 5 बार खत्म हो गया उसके बाद हमारा ये लास्ट वाला मैसेज भी आ रहा है। अब मान लेते हैं मैंने इसे 5 की बजाय 3 ही रख दिया, तो इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ एक बार। तो अभी रन करते हैं, तो क्या सिर्फ 3 बार ही दिख रहा है। अब आप 10 बार करना चाहते हो 10 बार दिख सकता है। अब स्टार्टिंग में हम चाहते हैं कि इस तरह से नंबर भी आते हैं जैसे 1 2 3, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डॉलर ए का यूज कर लिया। डॉलर ए का मतलब ए वेरिएबल जो था उसकी वैल्यू जितनी भी होगी वो साथ साथ दिखती रहे। तो इस तरह से करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, हमारे पास लूप चल रहा है 1 से लेके 10 तक, और हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट 10 बार चल रही है, और साथ में क्या हो रहा है, जो कि डॉलर सॉरी ए की वैल्यू थी, वेरिएबल ए था, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है हर बार। पहले 1 थी, फिर यहाँ पे 2 हुई, फिर 3 हुई, 4 हुई, ऐसे 10 तक जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं डार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट जो लूप है हमारा वो है फॉर इन लूप। बट मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि जो फॉर इन लूप है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। जैसे लिस्ट है हमारी, ये मैप है हमारा, तो जब हम वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इस फॉर इन लूप को भी डिस्कस कर लेंगे। तो अगला हम पढ़ते हैं अगला लूप। तो अगला लूप हमारे पास है यहाँ पे वाइल लूप। तो वाइल लूप और डू वाइल लूप हमारे दो कैटेगरी आती है इसमें, और इन दोनों लूप का यूज हम कर सकते हैं इंडेफिनेट टाइम के लिए, मतलब जब तक हमें फिक्स ना हो कि कितनी बार हमने स्टेटमेंट्स को चलाना है। तो चलते हैं पहले फॉर वाइल लूप के। यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, आपका वाइल है, मतलब बेसिकली ये क्या है, आपका एक सिंटैक्स है जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वाइल कंडीशन एंड दिस। तो यहाँ पे लिखा क्या है, ये वाइल एक कीवर्ड है, उसके बाद आपका ये राउंड ब्रैकेट्स है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक्सप्रेशन है, मतलब आप अपनी मर्जी से कोई भी कंडीशन रख सकते हो। जब तक आपकी कंडीशन सही होगी तब तक क्या होगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है वो चलता रहेगा। जैसे डायग्राम में देख सकते हो, कंडीशन यहाँ पे चेक हुई, अगर ट्रू होगी तो ब्लॉक चलेगा, उसके बाद दोबारा से कंडीशन चेक होगी, सही होगा तो ब्लॉक चलता रहेगा, जैसे गलत होगी तो रुक जाएगा या अगली वाली स्टेटमेंट चल जाएंगी। तो इसका भी एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये इस वाला सेम ही एग्जांपल मैंने क्या किया, वाइल के साथ बनाना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको तो हटा दिया। ठीक है, मैं चाहता था ये वाला लाइन को 10 बार डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ा वाइल, उसके बाद हम रखेंगे अपनी कंडीशन, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट तो मैंने ये वाली रख ली जो मेरे को चलानी थी। उसके बाद कंडीशन क्या बनाई, अभी मैं चाहता था ये जो लाइन थी वो 10 बार हमारे पास दिखे या चले या रन हो, तो उसके लिए क्या करा, यहाँ पे कंडीशन रखी कुछ इस तरह से कि जब तक ए वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू 10 या 10 से कम है। ठीक है, तो ए वेरिएबल को भी एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ए वेरिएबल को 1 वैल्यू असाइन कर दी। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है कि स्टार्टिंग में ए की वैल्यू 1 होगी, बट यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि ए की वैल्यू जब तक 10 से कम है तो ये वाली स्टेटमेंट चलती रहे। अब होगा क्या, अगर मैं इतना इसे लिख के रन कर देता हूँ, ठीक है, इसे मैं यहाँ पे रन कर दिया, तो हमारे पास ये इंडेफिनेट टाइम चल रहा है, मतलब बार बार चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और चीज, एक और स्टेप यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जो कि रहेगा इंक्रीमेंट का। ठीक है, हमें ध्यान देना, हमने लास्ट टाइम भी इंक्रीमेंट वाला स्टेप किया था। तो इंक्रीमेंट का मतलब कि वैल्यू को बढ़ाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए प्लस प्लस कर दिया। इसका मतलब है कि जब भी ये वाली लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद हर एक बार आपका जो ए की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होती रहे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में, यहाँ पे 1 1 ही आ रहा है। अब 1 1 मतलब ए की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। 1 का मतलब ये वाला जो कंडीशन होगी वो हमेशा ही ट्रू रहेगी, तो ट्रू रहेगी तो वो चलता रहेगा। ठीक है, तो हमें इस तरह से नहीं करना, तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, तो ये चलता रहेगा। अब हम देख सकते हैं हमारे पास लूप चल रहा है 1 से लेके 10 तक, और ठीक है, इनफाइनाइट लूप में डेफिनेट लूप है, जब तक हम चलाना चाहते हैं वहां तक चला सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 20 तक करना चाहते हैं, 20 तक कर सकते हैं, तो 20 बार चलेगा कुछ इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा डू वाइल लूप। डू वाइल भी वाइल की तरह ही है, बस इसमें छोटा सा डिफरेंस रहता है कि हमारी जो कंडीशन होती है वो लास्ट में चेक होती है। ठीक है, यहाँ पे सिंटैक्स वाइज देखते हैं पहले, तो यहाँ पे लिखा क्या है, डू ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट्स है जो कि चलानी है, आपको एग्जीक्यूट करवानी है, और लास्ट में आपका वाइल के साथ एक्सप्रेशन है, मतलब कंडीशन चेक है। तो डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है डू स्टेटमेंट्स, मतलब पहले कोड आपका चल जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन सही है तो दोबारा से कोड चलेगा, ना तो आपका रुक जाएगा। ठीक है, अभी वाइल और डू वाइल में एक डिफरेंस रहता है कि हमारा जो ब्लॉक है, बेसिकली हमारी जो स्टेटमेंट्स है वो चलती चलती रहती हैं। कब, अगर हमारे पास वाइल लूप की बात करें, तो वाइल लूप में हमारे पास सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन गलत होती है तो स्टेटमेंट चलेंगी नहीं। बट इन डू वाइल, जो कि हमारा सेकंड था, उसमें क्या है, हमारे पास स्टेटमेंट पहले चल जाती है और बाद में कंडीशन चेक होती है। तो इसका मतलब है अगर कंडीशन गलत भी है तो एटलीस्ट हमारा एक बार जो ब्लॉक हमने लिखा था वो चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में भी यहाँ पे हम देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो लूप बना दिया, एक वाइल लूप और एक डू वाइल लूप। बीच में मैंने इस तरह से कुछ रख दिया, ब्रैकेट्स के अंदर ये चीज डाल दी। ठीक, एक सेकेंड, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया, स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू ए 1 कर दी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने जब तक ए की वैल्यू 5 या 5 से कम है तो हमारा लूप चले। ठीक है, तो ये वाली हर बार ए की वैल्यू प्रिंट होती रहे, उसके बाद एक लाइन सी आ जाए, उसके बाद मैंने दोबारा से ए की वैल्यू को 1 स्टार्ट कर दिया, और उसके यहाँ पे भी सेम कर दिया कि जब तक ए की वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे डू रखना था, तो डू में क्या होता है, डू रखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट में अपना स्टेटमेंट जो भी लिखना चाहते हो रख दे, और लास्ट में वाइल के साथ हम अपनी कंडीशन रख दे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लग दिया, तो ध्यान देना यहाँ पे पहले वाइल के साथ कंडीशन है, यहाँ पे भी रहेगा, पर लास्ट में, और लास्ट में सेमीकोलन लगाना जरूरी है, और यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, तो इतना लिख चुके हैं हम, अभी इसे रन करके देखते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे एक सेकेंड, प्रिंट, सॉरी, ओके, यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है, ठीक है, रन करा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरे को दोनों जो हमारा वाइल है और डू वाइल है वो दोनों यहाँ दोनों का रिजल्ट हमें दिख रहा है। 5 बार ये भी चल रहा है, 5 बार ये भी चल रहा है। अब मान लेते हैं मैंने कंडीशन चेंज कर दी, यहाँ पे लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखना है, दोनों में मैंने कंडीशन चेंज कर दिया। अभी मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारे पास क्या हो रहा है। पहले का तो आउटपुट आया ही नहीं, दूसरे में ये वाला लाइन है जो कि ये दिख रही है, उसके बाद आपको ये वाला दिख रहा है, हेलो आशीष, और बस एक बार दिख रहा है। तो हुआ क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 थी, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जो कि गलत है, तो ये लूप तो चला ही नहीं, मतलब ये रुक गया। उसके बाद ये वाला लाइन प्रिंट हुआ जो कि आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने दोबारा से 1 सेट की थी, तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, स्टेटमेंट चल गई, तो हेलो आशीष प्रिंट हो गया। उसके बाद ए की वैल्यू बढ़ गई, जैसे 2 होगी, तो यहाँ पे चेक हुआ 2 ग्रेटर देन 5, जो कि गलत है, तो रुक गया। मतलब डू वाइल में क्या होगा, हमारे पास स्टेटमेंट चल जाएंगी अगर हमारे पास कंडीशन गलत भी हो। ठीक है, बट इन वाइल लूप हमारा स्टेटमेंट तभी चलेंगी जब हमारा कंडीशन जो है सही होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे लूप्स जो हम डार्ट प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। आप फर्दर यहाँ से पढ़ सकते हो और एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए। और सारा डेटा एक साथ स्टोर हुआ है तो उस चीज को हम बोल सकते हैं लिस्ट डार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो एज एन एरे, जैसे आप ओल्ड लैंग्वेज में पढ़ते हो, जैसे हमारा सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, या कोई और लैंग्वेज में पढ़े हुए एरे, तो यहाँ पे लिस्ट उसी तरह से आप देख सकते हो। तो इस तरह से देख सकते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 नंबर्स हैं यहाँ पे, 12, 13, 14, और तीनों स्टोर हैं इन लिस्ट फॉर्म में। और ठीक है, तो हमारे पास जो लिस्ट है वो 2 तरह का होता है, फिक्स्ड लेंथ लिस्ट और ग्रोएबल लिस्ट। फिक्स्ड लेंथ लिस्ट का मतलब इस तरह से भी समझ सकते हो कि वो स्टैटिक रहेगी, मतलब स्टार्टिंग में ही इसका हम साइज डिफाइन कर देंगे, और जितना भी साइज डिफाइन किया गया होगा हम मैक्सिमम उतनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रोएबल लिस्ट का मतलब रहता है कि इस लिस्ट में डेटा जो है आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी चाहे ऐड कर सकते हो और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स्ड साइज रहेगा नहीं, जितना भी डेटा होगा उस लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली इस लिस्ट का उतना साइज बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम फिक्स लिस्ट लेंथ लिस्ट को बनाना कैसे है। तो स्टेप पहला है डिक्लेयर करना। तो डिक्लेयर कुछ इस तरह से करेंगे, वैर कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद लिस्ट का नाम जो भी आप रखना चाहते हो, जैसे वेरिएबल का नाम रखते हैं, उसके बाद इक्वल रखना है, उसके बाद न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम बनाएंगे, क्योंकि एक आपका क्लास है, तो लिस्ट एक क्लास है, तो उसी की हेल्प से हम बनाएंगे इसका एक ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर हम बेसिकली रखेंगे साइज कि कितना हम बनाना चाहते हैं। तो एग्जांपल में हम यहाँ पे साथ साथ देख रहे हैं, तो इसे पहले सेव कर लेते हैं फाइल को। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट डॉट डाट नाम से इसे सेव कर दिया। इसे हम कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर लेते हैं जल्दी से ओपन हो चुकी है हमारी फाइल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हमें बनाना कैसे था। सबसे पहले लिख लेते हैं अपना मेन फंक्शन जहां से हमारा प्रोग्राम चलेगा। सो सिंटैक्स कुछ इस तरह से था कि हमें लिखना है सबसे पहले var कीवर्ड, उसका लिस्ट का नाम, तो मैंने यहाँ पे माई लिस्ट रख लिया, इक्वल उसका न्यू कीवर्ड एज इट इज आपको लिखना है, ये बनाने के काम आएगा। उसके बाद आपको लिखना होगा उस क्लास का नाम जो कि लिस्ट का, और उसके बाद यहाँ पे रखना होगा साइज। साइज का मतलब कितना आप उसमें वैल्यू रखना चाहते हो, ये मतलब बेसिकली कितने डिजिट या कितना डेटा आप स्टोर करना चाहते हो, इस तरह से समझ सकते हो कि लेंथ क्या होनी चाहिए। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे 3 रख दिया। 3 मत का मतलब कि मैं 3 नंबर्स स्टोर करना चाहता हूँ, या 3 कोई भी डेटा स्टोर करना चाहता हूँ इस लिस्ट में। ठीक है, तो ये तो बना लिया मैंने। अब स्टोर करना होगा, मतलब इनिशियलाइज करना होगा, स्टोर करने को इनिशियलाइज बोलते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होगा इंडेक्स वैल्यू और इक्वल एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, ओके, हम यहाँ पे एक समझेंगे इंडेक्स वैल्यू क्या है। जब कभी भी लिस्ट फॉर्म में या एरे फॉर्म में डेटा जब स्टोर होता है, हमारा जो सबसे पहला वैल्यू स्टोर होगा उसकी जो पोजीशन होगी वो होगी 0। मतलब लिस्ट में जब भी डेटा स्टोर होता है ऑलवेज स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होना। ठीक है, उसका जैसे नेक्स्ट वैल्यू स्टोर होगी वो 1 पे स्टोर होगी, नेक्स्ट वैल्यू 2 पे स्टोर होगी। अब मान लेते हैं हमारे पास क्या है,
हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हम 3 नंबर कोई भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले में जो भी डेटा स्टोर होगा वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, दूसरा 1 पे, तीसरा 2 पे। तो स्टोर करने के लिए हमें लिस्ट का नाम लिखना है। तो लिस्ट का नाम था हमारे पास माई लिस्ट। उसके बाद हमें रखना था ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, तो वो रखा। उसके बाद हमें रखना होगा पोजीशन। तो मैं चाहता हूँ कि 0 पोजीशन पे मेरे को स्टोर करना है। उसके बाद मैंने क्या किया, इक्वल और एक्चुअल वैल्यू, जैसे मान लेते हैं 105 मेरे को स्टोर करना है। अब ऐसे ही मैंने बाकियों के लिए करूंगा कि हमारे पास क्या हो, पहले वाले इंडेक्स पे और दूसरे वाले इंडेक्स पे ये स्टोर है। तो मैंने क्या किया, टोटल 3 वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर दी इस तरह से। अब मान लेते हैं इनको मेरे को प्रिंट कराना है। तो मैं अगर प्रिंट करके सिंपल लिख दूं लिस्ट का नाम, जैसे माई लिस्ट, सॉरी, इसे मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे रन करते हैं। रन करने के लिए लिखना है डाट, उसके बाद आपको फाइल का नाम, तो डाट, ठीक है। अभी रन करा तो यहाँ पे एक सेकेंड, सेमीकोलन मिसिंग था। तो जैसे रन किया आपको इस तरह का जितना भी डेटा होगा उस लिस्ट में सारा का सारा इस फॉर्म में, फॉर्मेट में दिख जाएगा। अगर आप पर्टिकुलर को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साथ में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे पोजीशन रखना होगा। तो इससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर वैल्यू ही डिस्प्ले होगा। अभी 0 पे रखा है तो मतलब पहले वाला डिस्प्ले हो रहा है। अभी 2 पे रखता हूँ तो लास्ट वाला जो कि 3, 6, 7 था वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है जहाँ पे कि हमें बहुत सारा डेटा स्टोर कराना है, तो तो हम बार बार वेरिएबल बनाने के बजाय या बहुत सारे वेरिएबल बनाने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, एक ही वेरिएबल बनाएंगे। जैसे इस तरह का यहाँ पे वेरिएबल बनाया और उसी में जितना मर्जी जाओ उतने मर्जी में डेटा स्टोर कर सकता हूँ। तो ये बेनिफिट रहता है आपका लिस्ट यूज करने का प्रोग्रामिंग में। और मैक्सिमम टाइम में हम यही यूज करते हैं जब भी हमें बहुत सारा डेटा, मतलब सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर कराना होता है। और दूसरी टाइप की लिस्ट जो होती है वो होता है ग्रोएबल लिस्ट। इसका मतलब रहता है कि आप इसमें जितनी मर्जी चाहो उतनी वैल्यू स्टोर करा सकते हो। तो डिक्लेयर करने का हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे है। पहला तो आपको लिखना है var कीवर्ड, उसका लिस्ट का नाम, उसका इक्वल, उसका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या रख देना, वैल्यू विद सेपरेटेड करना है कॉमा के साथ। तो जितनी वैल्यू रखे ऑटोमेटिकली उसका उतना साइज बन जाएगा। और दूसरा मेथड है, आप क्या करो जो हमने पहले भी ट्राई किया, बस साइज ना रखो तो क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ साइज 0, जिसका मतलब 0 साइज से एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। बाद में जितनी मर्जी उतनी वैल्यू उसमें रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं। तो वो भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे माई लिस्ट नई, और यहाँ पे मैंने कोई भी ये नंबर रख दिया, बस सेपरेट करने कॉमा के साथ। तो मैंने लिस्ट रख दी। अब मान लेते हैं इनको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो एक तो है कि आप इस तरह से कर सकते हो, तो मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे नंबर डिस्प्ले करके। दूसरा हम पर्टिकुलर को भी डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसे 4th इंडेक्स पे क्या है, तो हमारे पास बता रहा है अभी 6 है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 ये रहा। अब मान लेते सारे सभी को प्रिंट कराना है, बट हम बार बार लिखना भी नहीं चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं, लूप यूज कर सकते हैं। अब मान लेते हैं मेरे को इस तरह से नहीं लिखना, जैसे 0 फिर 1, 2, 3, इस तरह से नहीं लिखना, तो हम क्या कर सकते हैं, लूप का यूज कर सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे फिक्स है, तो हम यहाँ पे डेफिनेट है, मतलब साइज यहाँ पे लेंथ का फिक्स है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं फॉर लूप का। पर हमने एक पढ़ा था, हम फॉर इन लूप का भी यूज कर सकते हैं, जो रहता था हमारे पास लास्ट टॉपिक। तो एक बार चलते हैं लूप्स में। तो लूप्स में हमारे पास पढ़े थे फॉर लूप, और फॉर लूप के दो थे, एक फॉर लूप था और एक फॉर इन लूप था। तो हम ये वाला जो एग्जांपल है फॉर इन लूप से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे सिंटैक्स जो है यूज करने का वो है इस तरह से है, आपको लिखना है वेरिएबल का नाम इन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो आपने बनाया, जैसे लिस्ट बनाई वो एक ऑब्जेक्ट ही है। तो यहाँ पे हम रखते हैं कैसे सारी वैल्यू को फॉर इन लूप से डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए क्या करना, फॉर लिखा, उसके बाद आपको लिखना है राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट का आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, तो मैंने var करके a लिख दिया, वेरिएबल बना दिया, और इन माई लिस्ट ऐसा कर दी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, a को प्रिंट करा दी इस तरह से। इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं, तो सेव करते हैं। अब इसे रन करते हैं। तो अब देख सकते हैं जितने सारे के सारे वैल्यू थे सारे के सारे यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे, ठीक।
तो अब जितनी मर्जी मैं यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर दूं, ऑटोमेटिकली ये लूप हर एक के लिए चलेगा। एक सेकेंड, ठीक है। तो जितनी भी सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले कर देगी। तो ये थी लिस्ट की इंट्रोडक्शन की लिस्ट क्या है, लिस्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं, और इसके टाइप कौन कौन से, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। इस तरह की